नमस्कार प्रिय दोस्तों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने चल रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 से संबंधित टॉपिक, और इसमें हम जान रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में। शैक्षणिक रीति विज्ञान 20 अंक के टोटल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग, और हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, ये सभी टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये करवा दिए गए हैं संपूर्ण। और आज मित्रों अंतिम टॉपिक आपका निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक में से आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो सके। एक बात और बताना चाहूँगा मित्रों, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इस वीडियो में करवा दिया गया है उतना पढ़ लें आप, काफ़ी है आपके लिए। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें, विस्तार पूर्वक जानते हैं। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रीमीडियल टीचिंग। ये इंग्लिश वाले शब्द भी ध्यान में रखें आप। शुरुआत में देखिए योकम व सिम्पसन ने लिखा है कुछ। उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। तो पहले कौन सा आएगा? निदानात्मक शिक्षण आएगा, और उसके बाद में आपका उपचारात्मक शिक्षण। ये बात किसने लिखी है? योकम व सिम्पसन ने लिखी है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, यह बात किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपको इन साइंटिस्टों के नाम देखने को मिलेंगे नीचे क्वेश्चन में, और वहां पर आपको क्लिक करना है योकम व सिम्पसन। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण विस्तार से पढ़ते हैं मित्रों। प्रत्येक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में ऐसे छात्र होते हैं जो मंद गति से यानी धीमी गति से अध्ययन करते हैं या अध्ययन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। इनमें से कुछ छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं यानी फेल हो जाते हैं, और कुछ विद्यालय की ओर से सदैव के लिए मुंह मोड़ लेते हैं यानी विद्यालय जाते ही नहीं है बाद में। जैसे अनुत्तीर्ण हो गया छात्र, उसके बाद में विद्यालय नहीं जाता है, या अन्य कारण है कई, जैसे मंद गति से सीख रहा है तो उसका मन ही नहीं करता है। इस प्रकार के छात्र शिक्षकों एवं विद्यालयों के समक्ष जटिल समस्याएं उपस्थित कर देते हैं। किसके सामने? शिक्षकों के सामने। इन समस्याओं के समाधानों को खोजने के लिए शिक्षक एवं विद्यालय शिक्षण की दो नवीन विधियों निदानात्मक एवं उपचारात्मक का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इनका समस्याएं जो सामने आ रही हैं छात्रों के माध्यम से, उनका उपाय क्या किया जा सकता है? उपाय किया जा सकता है मित्रों इन दो नवीन विधियों के माध्यम से, एक निदानात्मक और दूसरी आपकी उपचारात्मक। अब एक देखिए कुछ शब्द लिखे गए हैं ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के शब्दों में। शिक्षक एवं विद्यालय कक्षा कक्ष में आधुनिक निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करके इन समस्याओं के समाधानों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ये शब्द लिखे गए हैं ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के द्वारा। शिक्षक पहले निदानात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान करते हैं, तदुपरांत वे उनके अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जैसा कि योकम व सिम्पसन ने लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। ये ऊपर आप पढ़ चुके हैं, ये बात योकम व सिम्पसन ने लिखी है। अब इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं यहाँ पर कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है, किस प्रकार से इससे छात्रों का हित किया जा सकता है। तो विस्तृत वर्णन यहाँ देखते हैं इसका। सबसे पहले निदानात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, तो ये जानते हैं। निदानात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या है ये? इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए डायग्नोसिस के अर्थ को स्पष्ट कर देना असंगत प्रतीत नहीं होता है। यानी इसके जो डायग्नोसिस है इसके अर्थ को आप समझेंगे तो यह बिल्कुल संगत कार्य है, ना कि असंगत है। यानी इससे अलग नहीं है, इससे जुड़ा हुआ है बिल्कुल डायग्नोसिस। अतः हम पहले
इसी पर आपके ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो डायग्नोसिस शब्द दिया हुआ है उसको ही जानते हैं। डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण है निदान, और इसका अर्थ है मूल कारण अथवा रोग का निर्णय। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक छात्र की विषयगत मंदता और पिछड़ेपन या उसकी अधिगम संबंधी त्रुटियों और कमियों का ज्ञान प्राप्त करके उसकी कठिनाइयों का निदान करता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि डायग्नोसिस का जो हिंदी रूपांतरण है वो तो है निदान, और इसका अर्थ निकलता है या तो मूल कारण या रोग का निर्णय। जैसे आप किसी चिकित्सक के पास में जाते हैं, आप बीमार हैं, तो रोगी रोगी को वह पूछता है, डॉक्टर क्या आपकी बीमारी है, क्या हुआ, कैसे आपको ये बीमारी लगी, क्या किया था आपने, क्या खाया था, ये सारी जानकारी आपसे पूछता है, और उसके बाद में रोग का निर्णय करता है कि आपके कौन सी बीमारी है। तो ये तो मूल कारणों से जुड़े हुए हैं सभी। इसी प्रकार से छात्र हैं, उनमें विषयगत मंदता यानी विषय के प्रति वह पिछड़ापन क्यों है, उसमें पिछड़ेपन का कारण क्या है, ये सभी जानता है, और इन त्रुटियों कमियों का ज्ञान प्राप्त करके ही उसकी कठिनाइयों का निदान किया जाता है। हम निदान के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दो लेखकों के विचार को उद्धृत कर रहे हैं। पहला आपका गुड, इसने कहा था मित्रों कि निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। ये बात गुड ने कही है कि अधिगम यानी जब आप सीख रहे हैं तो उससे संबंधित कठिनाइयां, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें जो भी कमियां हैं उनके स्वरूप का निर्धारण करना, यानी किस प्रकार की वो कमियां हैं, कौन कौन सी उसमें कठिनाइयां आ रही हैं। तो ये बात गुड ने कही है। नेक्स्ट है योकम व सिम्पसन। निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। निदान यानी कोई भी कठिनाई है, उसके चिन्ह किस प्रकार के हैं, उसके लक्षण किस प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं, उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है क्या, निदान। और यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाइयों का स्पष्टीकरण है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निदान का अर्थ है शिक्षक द्वारा छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों, कमियों, कठिनाइयों आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाना। छात्र जब सीख रहे हैं तो अधिगम से संबंधित या सीखने से संबंधित अनेक प्रकार की त्रुटियां भी होंगी। कोई भी हो मित्रों, किसी भी प्रकार का कार्य हो, नया कार्य करेंगे आप जब सीख रहे हैं तो उसमें स्वाभाविक है कि त्रुटियां तो होंगी, उसमें कुछ कमियां भी रह सकती हैं। अनेक प्रकार के नए कार्य को करने में या सीखने में कठिनाइयां भी आती होंगी। उन सभी कमियों, कठिनाइयों और त्रुटियों का ज्ञान प्राप्त किया जाना, ये क्या है, निदान है। शिक्षक जिस विधि का प्रयोग करके इस ज्ञान को प्राप्त करता है वही क्या है, आपका निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। इस शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हम दो लेखकों के विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो देखते हैं। एक आपका मर्सेल है और एक है गुड व ब्राफी। ब्राफी, ये नाम ध्यान में रखें मित्रों, मर्सेल, गुड व ब्राफी। मर्सेल ने देखिए क्या कहा है, जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। यह परिभाषा दी है मर्सेल ने, यानी वह शिक्षण है जिसमें छात्रों की कोई भी त्रुटियां हैं, विशिष्ट त्रुटियां जो उजागर हो रही हैं सामने, उनका निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण। गुड व ब्राफी ने कहा है निदानात्मक शिक्षण है अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो ये कुछ एक परिभाषा है मित्रों, इनको देख लेना आप एक बार, लिखने के बाद में प्रयास करना कि आपके ध्यान में रहे। निदानात्मक शिक्षण, गुड व ब्राफी, इन्होंने लिखा है अधिगम में जो छात्र हैं और उनकी कठिनाइयों को विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो अलग अलग प्रकार से इनके परिभाषाएं दी गई हैं। अब निदानात्मक शिक्षण के कुछ उद्देश्य भी होंगे, क्या एम्स हैं देखिए इनके। योकम व सिम्पसन
के अनुसार निदानात्मक शिक्षण के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला देखिए, छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित है स्वाभाविक यानी उसके स्वभाव के अनुसार अथवा जन्मजात कठिनाइयां का ज्ञान प्राप्त करना। पाठ्य विषय, जो विषय वह पढ़ रहा है उससे संबंधित है, उसके स्वभाव में जो कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं। निश्चित तौर से बाहरी तौर से भी पहचान की जा सकती है कि छात्र किस प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव कर रहा है, या कुछ बच्चों में जन्मजात कठिनाइयां भी देखने को मिलती हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना। छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित विशिष्ट कठिनाइयों से अवगत होना, तो ये उद्देश्य है मुख्य। उसके सामने कठिनाइयां आ रही हैं तो उन कठिनाइयों से आप पता करना, जन्मजात हैं या स्वाभाविक हैं, ये जानकारी प्राप्त करना। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार इसको अच्छे से रीड कर लें आप, आसानी से हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। यदि छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, यानी स्वभाव उसका इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है, तो पाठ्य विषय को उसकी योग्यता के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है। इसके विपरीत यदि उसकी कोई विशिष्ट कठिनाई है तो उसमें अधिगम संबंधी विभिन्न कार्यों के द्वारा अधिगम की प्रभावशाली आदतों का विकास किया जाना अनिवार्य है। सीधी सी बात है, अगर स्वभाव से जुड़ी हुई हैं उसकी कठिनाइयां, तो उसके स्वभाव के अनुरूप उस पाठ्य विषय को बनाया जाना आवश्यक है। और इसके विपरीत अगर विशिष्ट कठिनाइयां देखने को मिलती हैं तो उन कार्यों के द्वारा अधिगम की प्रभावशाली आदतों का विकास किया जाना अनिवार्य है। निदानात्मक शिक्षण के दो अन्य उद्देश्यों की चर्चा करते हुए योकम व सिम्पसन ने लिखा है, निदानात्मक शिक्षण में छात्र के व्यक्तित्व के सब पक्षों का विश्लेषण सम्मिलित है और यह उसकी निम्न उपलब्धि के कारणों की उचित व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो ये योकम सिम्पसन ने लिखा है उन उद्देश्यों के प्रति जो दो उद्देश्य ऊपर बताए गए कि निदानात्मक शिक्षण में छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को देखा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उसकी निम्न उपलब्धि, यानी वह उच्च उपलब्धि उसमें हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है, निम्न उपलब्धि के कारणों की उचित व्याख्या करने का प्रयास करता है। यही क्या है आपका निदानात्मक शिक्षण। क्षेत्र देखिए कौन कौन से फील्ड है। फील्ड्स ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग साधारणतः आधारभूत विषयों यानी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स तक ही सीमित है। ये विषय आपके वाचन हैं, लेखन, उच्चारण, व्याकरण और अंक गणित, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर एंड अर्थमेटिक। तो इन सभी में निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। वाचन सही तरीके से नहीं बोल रहा है, लेखन का उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर रहा है, व्याकरण के ज्ञान में कठिनाइयां हैं, त्रुटियां देखने को मिलती हैं, और अंक गणित है यानी अंकों का ज्ञान उसको सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो इनमें निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित है। अब देखिए आगे, निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग केवल इन आधारभूत विषयों तक ही सीमित क्यों है, इसका कारण बताते हुए योकम व सिम्पसन ने लिखा है, इन विषयों के शिक्षण में अधिगम के विशिष्ट रूपों की आवश्यकता पड़ती है जिनका सूक्ष्मता से परीक्षण किया जा सकता है, और इसके अतिरिक्त ये आधारभूत विषय अन्य विषयों के ज्ञान की प्राप्ति में प्रगति करने के मूलाधार हैं। तो ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये आधारभूत विषय अन्य विषयों के जो ज्ञान हैं उनकी प्राप्ति में या प्रगति करने में मूल आधार यही है। चाहे आपका वाचन हो या अन्य जो बातें बताई गई हैं, देखिए राइटिंग है, लेखन उच्चारण है, व्याकरण है, अंक गणित है, तो ये आधारभूत है, मूल आधार बोल सकते हैं इनको। इनसे बाकी जितनी भी बातें हैं वो जुड़ी हुई हैं। निदानात्मक शिक्षण के विशेष क्षेत्र के संबंध में योकम एवं सिम्पसन ने यह आशा प्रकट की है, यह विश्वास किया जाता है कि अगले कुछ वर्षों में निदान करने की विधियों में इतना विस्तार हो जाएगा कि उनके अंतर्गत विद्यालय पाठ्यक्रम के अधिक विषय सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये विश्वास जताया गया कि निदान करने की जो विधियां हैं इनमें विस्तार होगा, आगे बढ़ाया जाएगा इनको, और इनके अंतर्गत ही फिर विद्यालय के पाठ्यक्रम में अधिक विषय को सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ यह लिख देना असंगत नहीं होगा क्योंकि हुआ भी ऐसा ही है। लगातार विस्तार तो किसी न किसी कारण से देखने को ही मिलता है।
और देखिए इसमें निदानात्मक परीक्षण का अर्थ व परिभाषा। छात्र की अधिगम संबंधी कुछ कठिनाइयां ऐसी होती हैं जिनको शिक्षक साधारण अवलोकन या निरीक्षण से ज्ञात नहीं कर सकता है, उसे इस कार्य में सहायता देते हैं। प्रमापीकृत निदानात्मक परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये क्या होता है, देखिए प्रमापीकृत निदानात्मक परीक्षण। हम निदानात्मक परीक्षण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं। योकम व सिम्पसन। निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शिक्षक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। तो ये बात योकम व सिम्पसन ने लिखी है, निदानात्मक परीक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कि शिक्षक वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। किसको? निदानात्मक परीक्षण को। अब देखिए क्रो एंड क्रो, ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं मित्रों, ध्यान से देखना इनको। क्रो एंड क्रो, इनकी परिभाषाएं हमेशा लंबी ही आती हैं, छोटी कम ही आती हैं, ये देखा गया आमतौर पर। निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण छात्रों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने, निदान करने के लिए किया जाता है। पूर्ण सावधानी से निर्मित किए गए निदानात्मक परीक्षण में किसी विशेष विषय के अधिगम, किसी विशेष पक्ष पर बल दिया जाता है ताकि छात्र की योग्यताओं और कमजोरियों को ज्ञात किया जा सके और उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जा सके। अब देखिए इसकी उपयोगिता क्या क्या है। निदानात्मक परीक्षणों की उपयोगिता, ये भी देखिए। निदानात्मक परीक्षणों की उपयोगिता की एकमात्र कसौटी यह है कि उनको न केवल छात्रों के विभिन्न विषयों में कठिनाइयों और कमजोरियों का, वरन उनकी योग्यताओं, कुशलताओं, अभिरुचि आदि का भी पूर्ण ज्ञान प्रदान करना चाहिए। केवल इसी श्रेणी के निदानात्मक परीक्षणों को सफल, सार्थक एवं उपयोगी माना जा सकता है। हम अपनी इस धारणा को सत्य सिद्ध करने के लिए कुप्पू स्वामी द्वारा उद्गत किए गए अग्रांकित विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ज़्यादा तो इसमें परिभाषाएं हैं मित्रों, ये ध्यान में रखना आपको। निदानात्मक परीक्षणों को हमें बताना चाहिए कि बालक क्या कर सकता है कि और क्या नहीं कर सकता है। एक तो यह कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम इसको, इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उसमें जो रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, वे किन बातों में हैं, तभी हम उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकेंगे। तो हमें जानना होगा निदानात्मक के अंतर्गत कि उसकी रुचियां किस प्रकार की हैं, कौन कौन सी अभिरुचियां रखता है, यानी किन बातों में वह ज़्यादा रुचि रखता है, किस में कम रखता है, वह बालक क्या कर सकेगा और क्या नहीं कर सकता है। तो ये जानकारी निदानात्मक परीक्षणों के अंतर्गत रखी गई है, ये कुप्पू स्वामी ने कहा है। निदानात्मक शिक्षण के परिणाम देखिए आप, रिजल्ट क्या निकलता है इसका। निदानात्मक शिक्षण के जितने उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं उतने संभवतः शिक्षण की किसी अन्य विधि से उपलब्ध नहीं होते हैं। योकम व सिम्पसन के मतानुसार ये परिणाम अधोलिखित हैं। तो ज़्यादा तो ये योकम व सिम्पसन नाम ध्यान में रखना आपको, इसी से संबंधित आ जाएगा एग्जाम में। निदानात्मक शिक्षण छात्रों के अध्ययन संबंधी अनुचित आदतों पर अंकुश लगाता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है निदानात्मक शिक्षण छात्रों में विद्यालय कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करता है। निदानात्मक शिक्षण किसमें करता है? छात्रों में विद्यालय कार्य के प्रति, विद्यालय में जो कार्य है उसके प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करना। निदानात्मक शिक्षण छात्रों की विशिष्ट समस्याओं की संख्या को अधिक से अधिक कम करता है। अगर उसमें समस्याएं ज़्यादा हैं तो निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से उनको कम किया जा सकता है। निदानात्मक शिक्षण छात्रों की अध्ययन संबंधी अनुचित प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक विधि से उनके समक्ष उपस्थित करता है। निदानात्मक शिक्षण छात्रों को उनकी त्रुटियों का ज्ञान प्रदान करता है और उनको उनसे बचने की चेतावनी भी देता है। अब इसके बाद में आपका है उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ व परिभाषा। पहले उन कमियों को हमने जाना जो छात्रों में देखी गई हैं, उन्हीं को कहते हैं निदान करना। उसको क्या कहते हैं? निदान करना। अब ये कमियां अपने सामने आ गई बच्चे की,
जो भी कमियां हैं, तो इनका उपचार कैसे करेंगे, किस प्रकार से इनका निस्तारण किया जा सकता है, ये होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं और क्या इससे जुड़ी हुई बातें हैं अन्य, उनको जानते हैं अब। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में नवीन नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से आज तक योग्य शिक्षक अपने छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करके उनकी गति के पथ को प्रशस्त करने का प्रयास करते चले आ रहे हैं। यानी ये एक तो नया नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से आज तक योग्य शिक्षक अपने छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करने या दूर करके उनकी गति के पथ को प्रशस्त करने बढ़ाने के लिए प्रयास लगातार करते चले आ रहे। तो यह आज से नहीं है मित्रों, बहुत ही पुराना है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र में उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से ग्रहण किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक शिक्षा शास्त्र में उपचारात्मक शब्द कहाँ से ग्रहण किया गया है, औषधि शास्त्र से। जिस प्रकार चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों से मुक्त करके उनको ज्ञानार्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का उद्योग करते हैं, यानी प्रयत्न करते हैं वो लगातार कि दोष जो भी हैं छात्रों में उनको मुक्त कैसे किया जा सके। हम उपचारात्मक शिक्षण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दो शिक्षा शास्त्रियों को विचारों को लिपिबद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये शिक्षा शास्त्री कौन कौन है, पहला आपका वही योकम व सिम्पसन। तो देखिए योकम व सिम्पसन ने क्या लिखा है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। ये देखिए, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। तो ये आपका क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। ये बात कही है योकम व सिम्पसन ने। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। ये बात लिखी है ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। छात्रों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है कौन, उपचारात्मक शिक्षण। और जो सुप्रेरित क्रियाएं हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं, उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। अब इसके उद्देश्य देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य दृष्टव्य हैं, यानी यहां पर लिखे गए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना, यह क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करके उनको भविष्य में उन दोषों से मुक्त करना, यह भी क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों की दोषपूर्ण आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को समाप्त करके उनको उत्तम रूप से या उत्तम रूप प्रदान करना उपचारात्मक शिक्षण है। छात्रों को उन आवश्यक आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को सिखाना जो उनके द्वारा सीखी नहीं गई हैं, ये भी उपचारात्मक शिक्षण है। छात्रों की अवांछनीय रुचियां, आदर्शों, दृष्टिकोणों को वांछनीय रुचियों, आदर्शों एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तित करना, यह भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। एक अन्य उद्देश्य के प्रति ध्यान को आकर्षित करते हुए योकम व सिम्पसन ने लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सब प्रकार के अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। यह लिखा है योकम व सिम्पसन ने। किसके लिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए। यानी इसका उद्देश्य है जितने भी प्रकार के अधिगम किए जाते हैं उनसे संबंधित त्रुटियों को शुद्ध किया जाए। किसके माध्यम से, प्रभावशाली विधियों का विकास करके। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण छात्रों के विभिन्न दोषों का निवारण करके ही उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त प्रदान कर सकता है। योकम व सिम्पसन का यह कथन वास्तव में अक्षरश सत्य है, यानी बिल्कुल सत्य है ये। देखिए, जब तक बालक के शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक दोषों का सफलतापूर्वक उपचार नहीं किया जाएगा, शरीर से जुड़े हुए बालक के शरीर,
संवेग है, उसके जो क्रोध है, उसका हाव भाव है, सामाजिक दोष हैं, उनको सफलतापूर्वक उपचार नहीं किया जाएगा, तब तक अधिगम की विधि के दोषों की व्याख्या पर आधारित है उपचारात्मक उपाय विफल रहेंगे। ये बात कही है योकम व सिम्पसन ने। अब ये विधियां देखिए कौन कौन सी हैं। योकम व सिम्पसन के अनुसार छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए 5 विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। वहां पर 2 थी, यहां पर कितनी है? 5। देखिए, छात्रों की त्रुटियों को यदा कदा शुद्ध करना, यानी कभी कभी। यदा कदा यानी कभी कभी, प्रत्येक समय नहीं। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तित्व रूप से अध्ययन करके उसे उनको दूर करने के उपाय बताना। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनको विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके शिक्षण की व्यवस्था करना। छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। छोटे छोटे समूह बना लिए बच्चों के, और उनमें कौन कौन सी आवश्यकताएं शिक्षण से संबंधित है, उसी प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान करना। पांचवा पॉइंट दे रखा है मित्रों, कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों, कमजोरियों, बुरी आदतों का निदान करके उनको उनसे मुक्त करना। यह भी क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। जो भी दोष हैं, कमजोरियां हैं, बुरी आदत हैं उनमें, उनको दूर करना। तो ये 5 विधियां हैं जिनके माध्यम से उपचार किया जा सकता है। उक्त लेखकों ने पहली विधि को पूर्णतया अनुपयोगी और दूसरी विधि को अत्यधिक कठिन बताया है। तीसरी और चौथी विधियों के विषय में उनका मत यह है, कक्ष में शिक्षक इन दोनों विधियों का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह छोटे समूह में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में भली भांति प्रशिक्षित हो और अपनी शिक्षण विधि को प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। तो इन 5 विधियों के बारे में बताया गया है कि इसमें यह कमी है, इसमें यह कमी है, इसमें यह सुधार किया जा सकता है। और तीसरी और चौथी विधियों के बारे में ये बातें लिखी है कि जो समूह है, छोटे समूहों को तो आप आसानी से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसी में अगर बड़ा समूह हो तो उसमें दिक्कत आएगी। फिर आगे देखिए क्या दे रखा है। ये दोनों विधियां प्रभावशाली अवश्य हैं, यानी समूह में आप उनको ज्ञान प्रदान करते हैं तो ये प्रभावशाली तो हैं, पर इनका सामान्य रूप से प्रयोग किया जाना अत्यधिक कठिन है। केवल 5वीं विधि ऐसी है जिसका सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है। अब एक बार पुनः देखिए आप, 5वीं विधि कौन सी है? 5वीं विधि ये है कि कक्षा के जो भी छात्र हैं उनके अधिगम संबंधी दोष हैं, कमजोरियां हैं, उनमें बुरी आदतें हैं, तो उनका निदान करें। निदान मतलब उनके बारे में जानें कि कौन से इसमें दोष हैं, इसमें कौन कौन सी कमजोरियां हैं, बुरी आदतें कौन सी पनप रखी हैं या कौन सी पनपने की संभावना है। तो ये तो निदान है, और उनको मुक्त करना, उनसे मुक्त करना, ये आपका उपचार है। ये क्या है? उपचार। अब उपचार में कौन कौन से तरीके लगा सकते हैं आप, किस प्रकार से उनको खत्म कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, ये सभी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सबसे उपयुक्त है 5वीं विधि बोल सकते हैं, यही लिखा है इसमें। अब देखिए कुछ और लिखा है योकम व सिम्पसन ने। योकम व सिम्पसन ने 5वीं विधि को व्यवहारिक बताते हुए शिक्षक के मुख्य कार्य का उल्लेख करते हुए लिखा है, कक्ष के नियमित कार्य में शिक्षक के कार्यों में एक कार्य यह भी है, सब प्रकार की त्रुटियों के उपचार करने के लिए विधियों एवं उपायों की खोज करना। तो ये योकम व सिम्पसन ने 5वीं विधि को व्यवहारिक बताया है, यानी व्यवहार में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुख्य कार्य शिक्षक के उनका उल्लेख करते हुए लिखा है कि कक्ष के नियमित कार्य होते ही नियमित कार्य, उन कार्यों में, शिक्षक के कार्यों में एक कार्य यह भी है कि सब प्रकार की त्रुटियों के उपचार करने के लिए विधियों एवं उपायों की खोज करना। ये क्या है? उपचारात्मक। हम उदाहरण के लिए कुछ त्रुटियों के उपचार की विधियों को अंकित कर रहे हैं, किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। देखिए, यदि छात्रों में उच्चारण संबंधी दोष हैं तो शिक्षक उनको शुद्ध उच्चारण बताकर उनसे उनका अभ्यास कराए। ये देखिए यहाँ पर ऊ है, उच्चारण बताकर उनसे उनका अभ्यास कराए।
कोई भी उच्चारण संबंधी दोष हो, किसी शब्द को गलत उच्चारित किया जा रहा है बच्चे के द्वारा, तो उसको शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बताए, उसको सही करवाए और लगातार उनका अभ्यास करवाए जब तक वह शुद्ध उच्चारित नहीं करता है शब्द को। यदि छात्रों की वाचन की गति धीमी है तो उसमें वृद्धि करने के लिए शिक्षक उनको अधिक वाचन करने के लिए प्रोत्साहित करे। तीसरा पॉइंट देखते हैं अब। यदि छात्रों में वाचन संबंधी दोष है तो शिक्षक वाचन में उनकी वास्तविक योग्यता का पता लगाकर उनमें वृद्धि करने की चेष्टा करें। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए वह छात्रों के लिए वाचन की ऐसी सामग्री की व्याख्या करे जिससे उनको आनंद प्राप्त हो। यही नहीं कि जल्दी जल्दी से पढ़ रहा है, उनके ऊपर से जा रही हैं सभी बातें। यानी एक रोचकता होनी चाहिए बोलने के तरीके में, जिससे अच्छे से उसके समझ में आ सके। यदि छात्रों की शब्दावली कम विस्तृत है तो उसको अधिक विस्तृत करने के लिए शिक्षक उनको अधिक पढ़ने और शब्दकोश में नवीन शब्दों के अर्थों को देखने के लिए प्रोत्साहित करे। अब इसके विशेष क्षेत्र देखते हैं, कौन कौन से विशेष क्षेत्र हैं उपचारात्मक शिक्षण के। निदानात्मक शिक्षण की तुलना में उपचारात्मक शिक्षण का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, क्योंकि आधारभूत विषयों में पूर्ण सफलता प्राप्त न कर सकने के कारण छात्र के समक्ष अधिगम संबंधी अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण में बहुधा आधारभूत विषयों को ही स्थान दिया जाता है। योकम व सिम्पसन ने क्या लिखा देखिए। इनके अनुसार वे ये विषय वाचन, लेखन, उच्चारण, भाषा और अंक गणित है, ये है, ये ही ऊपर लिखी हुई थी। ऊपर लिखित तथ्य के बावजूद उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत विद्यालय पाठ्यक्रम के लगभग सभी विषयों का अपना विशिष्ट स्थान है। योकम व सिम्पसन का कथन है, उपचारात्मक कार्य से संबंधित अधिकांश साहित्य विद्यालय विषयों के अधिगम में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों के उपचार करने का प्रयास करता है। तो ये कुछ एक परिभाषाएं हैं, लिख लेना, आप याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण के परीक्षणों का प्रयोग कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा ही और है, ज्यादा नहीं है। परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। वे छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों का निवारण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों की सफलता या असफलता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? परीक्षण। परीक्षणों का प्रयोग किए बिना यह जानकारी असंभव है कि छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों का अंत करने के लिए कौन सी विधियां सबसे अधिक लाभप्रद एवं संतोषजनक सिद्ध हुई हैं। तो ये पता लगाना जरूरी होता है। हालांकि परीक्षणों के प्रयोग के बिना ये जानकारी प्राप्त करना असंभव होता है कि कौन कौन सी विधियां हैं जो अधिक लाभप्रद हैं त्रुटियों को जानने के लिए, उनका अंत करने के लिए। तो इसलिए परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा, ये देखिए उक्त परीक्षण किस प्रकार के होने चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करते हुए योकम व सिम्पसन ने लिखा है, प्रमापित परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट उपचारात्मक कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। इसका कारण यह है कि कार्यों के संबंध में सामान्य ज्ञान प्रदान करते हैं। यह ज्ञान छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों का उन्मूलन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये परिभाषाएं बहुत ज्यादा दे रखी है मित्रों। अतः योकम व सिम्पसन का मत है, शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उपचारात्मक कार्य के लिए अपने स्वयं के परीक्षणों की योजना बनाए। ये छोटे वस्तुनिष्ठ परीक्षण होने चाहिए। यह आवश्यक है कि इन शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में किसी विशेष सामग्री के अधिगम में निहित सब कठिनाइयां आ जाएं। तो इस प्रकार का टेस्ट किया जाए, परीक्षण किया जाए, जिसमें छोटे वस्तुनिष्ठ परीक्षण हों और इससे निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से किसी विशेष सामग्री के अधिगम यानी उसको सीखने में निहित सारी कठिनाइयां आ जाएं। ये बात कही है योकम सिम्पसन ने। अब इसके रिजल्ट, परिणाम देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण के। उपचारात्मक शिक्षण के परिणामों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता के विषय में केवल छात्रों का निर्णय ही मान्य है। यदि वे शिक्षण से लाभान्वित हुए हैं तो इसको उपयोगी माना जा सकता है, अन्यथा फिर नहीं।
योकम एवं सिम्पसन का कथन है। देखिए, जिस प्रकार औषधि शास्त्र में किसी चिकित्सा का परिणाम रोगी का अपने रोग से मुक्त होकर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, उसी प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण में छात्र को स्वयं यह अनुभव करना चाहिए कि उसके ज्ञान, आदतें, कुशलता तथा दृष्टिकोण में निश्चित रूप से परिवर्तन हो गया है। जिस प्रकार से एक रोगी का उपचार करते हैं, उसके बाद में वह रोग से मुक्त हो जाता है, कितना मुक्त हुआ है, कितना रोग ठीक हुआ है, उसी प्रकार से जो छात्र है उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, तो उसके ज्ञान में कितना सुधार हुआ है, उनकी आदतें कितनी बदली हैं, कुशलता देखने को मिली है, उसका दृष्टिकोण बदला है या नहीं बदला है, किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है, ये सभी परिवर्तन देखने चाहिए इसके अंतर्गत। अब देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के जिन परिणामों के फलस्वरूप छात्र यह अनुभव करता है कि उनकी सूची योकम एवं सिम्पसन ने इस प्रकार दी हैं। थोड़ा सा मैटर ज़्यादा है इसमें। छात्रों में सामान्य समायोजन की क्षमता, छात्र की अपनी विशिष्ट कठिनाइयों पर विजय, छात्र के मानसिक संवेगात्मक संघर्षों से मुक्ति, छात्र में अपने विचारों को सुनियोजित करने की योग्यता, छात्र में अधिक स्पष्ट रूप से विचार करने और अपने विचारों को व्यक्त करने की योग्यता। तो ये कुछ एक पॉइंट हैं। और योकम व सिम्पसन ने फिर लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण के सहगामी परिणाम है छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि, सफल उपलब्धि से प्राप्त होने वाला संतोष है और भावी कठिनाइयों से बचने के लिए उत्तम अधिगम एवं अध्ययन की विधियों का उत्तम प्रयोग। तो ये थोड़ा सा ही अब लास्ट क्या जाना है, क्या किस प्रकार से किया, देखिए इसमें हमने इस अध्याय में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का वर्णन किया है। इसमें हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप में निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। ये बात हमने सीख ली है। इसका कारण यह है कि पहले छात्रों के अधिगम संबंधित दोष, त्रुटियां, कठिनाइयां आदि का निदान किया जाता है। इसलिए क्या आता है, निदानात्मक शिक्षण पहले आता है और उसके बाद में आपका उपचारात्मक शिक्षण, और उसके पश्चात उनके निवारण का उपचार किया जाता है। किंतु वस्तुतः है कि स्किनर ने लिखा है, आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं। ये बात स्किनर ने लिखी है कि दोनों साथ साथ ही चलते हैं, ना कि निदानात्मक पहले आता है। अब देखिए, और निदान एवं उपचार अथवा निदानात्मक शिक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण साथ साथ क्यों चलते हैं, इसका कारण बताते हुए योकम व सिम्पसन ने लिखा है, दोनों प्रकार के शिक्षण एक मिश्रित प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। शिक्षक इस प्रक्रिया का प्रयोग उन त्रुटियों का ज्ञान प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए करता है। शिक्षक की अहम भूमिका है इसमें। और जिनको छात्र साधारणतः करते हैं, कुछ पाठकों का स्वरूप पूर्णतः निदानात्मक और कुछ का पूर्णतः उपचारात्मक होता है, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। वास्तविकता जैसा कि योकम व सिम्पसन ने लिखा है, यह साधारणतः निदानात्मक शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे में इस प्रकार से गूंथे हुए हैं कि विश्लेषण एवं विवेचन के कार्यों के अतिरिक्त उनको पृथक करना असंभव है। निदान के पश्चात उपचार आता है। अतः निदानात्मक शिक्षण द्वारा व्यक्ति की कमियों तथा उनके कारणों की खोज की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा व्यक्ति की कमियों को विभिन्न प्रकार के उपायों द्वारा दूर किया जाता है। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका ऐसे चिकित्सक की होती है जो विभिन्न प्रकार के, तो ये पढ़ने वाला सा मैटर है मित्रों, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा सेवा के कारणों की खोज करता है तथा औषधियों अथवा उपायों द्वारा रोगों की चिकित्सा करता है। मुख्य बात आपको इतनी ध्यान में रखनी है, ज़्यादा लफड़े में इसके नहीं पड़ना है, कि सबसे पहले तो कोई भी त्रुटि है, कठिनाइयां हैं, उनका पता लगाना वो तो निदान है। पता आपने जब उनका लगा लिया है तो उसके बाद में आप उनमें कुछ सुधार भी करेंगे, उपाय भी करेंगे, वो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। इतनी ही बातें इसमें ध्यान में रखें। बाकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो उद्देश्य हैं, क्या परिणाम निकलता है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक इम्पोर्टेंट परिभाषाएं, उनको आप अपनी कॉपी में लिखें, एक दो बार लिखने का प्रयास करें, एक परिभाषा आने की संभावना है मित्रों। तो ये था आज का अंतिम टॉपिक आपका शिक्षण विधियों से संबंधित।
टॉपिक जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना। ज़्यादा थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा गया है, कारण क्या है, ये पढ़ने वाला मैटर ही है मित्रों। ज़्यादा निदानात्मक के बारे में साधारण जानकारी आपने सीख ली है, उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा आपने जान ली है, तो प्रत्येक जो विचार इसके दिए गए हैं, पॉइंट दृष्टिगोचर किए गए हैं, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ा गया है। लाइक करें मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।